कैसे हो भाई आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? अभी ज्यादा टेंशन तो नहीं हो रही है? क्योंकि हम 4 चैप्टर तो खत्म कर चुके हैं, वो भी कोई 10 नंबर का, कोई 8 नंबर का, और काफी सही सही अभी हमारा सिलेबस चल रहा है। आज 5th लेक्चर है बेटा। आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। इससे भी अप्रॉक्स 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और मैं बताती हूँ कि जो आज हम पढ़ेंगे उसी में से आएंगे। ठीक है? हो सकता है आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही हो, लेकिन मोटिवेशन बिल्कुल भी कम नहीं है, उतना का उतना ही है जितना फर्स्ट क्लास में था। जैसे लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, सेम वैसे ही हम मेटल नॉन मेटल भी कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, शुरू करते हैं भाई फटाफट से मेटल नॉन मेटल चैप्टर अपना। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और उससे भी पहले एक बात समझते हैं कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है आज के टाइम पे। ठीक है, तो हमारे पास भाई आज के टाइम पे कितने एलिमेंट है? 118, जिनमें से 90 जो है, लगभग 90 मेटल्स हैं, और लगभग 22 जो है वो नॉन मेटल्स हैं, और कुछ जो बचे हुए हैं वो मेटलॉइड्स हैं। अब समझो भाई मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। अभी तो वैसे हम पूरा डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे, लेकिन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और मेटलॉइड वो होते हैं जिनके पास मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज हो उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड, और कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल। अब समझो भाई, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, और ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ज्यादातर देखो कि गैसेस होंगी यहाँ पर, ये सारे क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं। अब बेटा यूजेस क्या है हमारी डेली लाइफ में? मेटल्स के क्या यूज है एंड नॉन मेटल के क्या यूज है? अभी हमने देखा कि जो लगभग 90 हैं वो क्या है? हमारे मेटल्स हैं, और लगभग 22 क्या है? नॉन मेटल्स। तो भाई नॉन मेटल कम है तो क्या उसके यूजेस भी कम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूजेस बहुत ज्यादा है। देखो समझते हैं कैसे। सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन, जो आप अभी सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, वो क्या है भाई? रेस्पिरेशन में यूज होती है, और वो एक नॉन मेटल है। अगली चीज, कार्बन, भाई फ्यूल में यूज होता है, जो खाना खा रहे हो उसमें कार्बन है, और कार्बन के ऊपर तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, पूरा का पूरा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगली चीज नाइट्रोजन किसमें होता है भाई? डेंसिटी से बचाता है, टायर्स में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, बहुत सारे यूज होते हैं। सॉरी बेटा, थोड़ी सी खांसी हो रही है, कंटिन्यू 3 दिन से हो ही रही है, हो जाएगी धीरे धीरे ठीक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में और फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में, और साथ में बेटा कार्बन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि वेजिटेबल घी बनाने में भी यूज होता है क्या? हाइड्रोजन, एडिशन कर देते हो हाइड्रोजन का। अगले समझते हैं मेटल अराउंड अस, हमारे आसपास जो मेटल्स हैं उनका यूज क्या है। तो पार्ट ऑफ मशीन, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें यूज होता है, ब्रिज बनाने में यूज होता है, बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता है, बर्तन बनते हैं, उनके कॉइन्स बनते हैं, सिक्के बनते हैं। ठीक है, और साथ में ट्रेन्स बनती हैं, कार्स बनती हैं, शिप्स बनती हैं, और साथ में ज्वेलरी की तरह भी यूज होते हैं क्या? मेटल्स। समझ के बाद तो ये सारे के सारे मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस दे रखे थे फर्स्ट पेज में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। भाई एक बात समझो, आपके पेपर में, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, तो डिफरेंस बिटवीन मेटल नॉन मेटल नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं उन पे बताती जाऊंगी कि ये क्वेश्चन आएगा, आपको वो अलग से लिख लेना है। समझ के बाद समझो, मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मरकरी को छोड़ के। यानी मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो सारे सॉलिड होंगे, लेकिन जो मरकरी होता है वो एक मेटल है, लेकिन वो सॉलिड नहीं होता। अगर ये समझो कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं और मेलेबल होते हैं। मेलेबल क्या होता है? मेलेबल का मतलब होता है कि आप एक मेटल को पीट पीट के पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप उसको खींच खींच के एक पतली लंबी वायर बना सकते हो, इसको हम बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, सोनोरस होते हैं, और साथ में कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इनमें से आवाज आती है। बेटा आवाज तो हर चीज में से आती है, मैं अगर इसको मारूंगी ना तो भी आवाज आएगी, लेकिन जो टन वाला साउंड होता है ना, टन वाला, वो किसमें से आता है? मेटल्स में से आता है। समझ के, और साथ में चमकीले होते हैं, चमकदार होते हैं, ये मेटल्स होते हैं। अगली चीज, जनरली है हाई मेल्टिंग पॉइंट। जनरली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, लेकिन सीजियम एंड गैलियम जो होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। तो पहला क्वेश्चन ये वाला आ सकता है भाई, क्या कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पे? मरकरी। दूसरी चीज, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है? तो गैलियम एंड सीजियम, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे आपके। अगली चीज समझते हैं, जनरली गुड कंडक्टर है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मरकरी है वो क्या करता है? क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और जो लेड है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब सुनो, इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की और पोटेशियम की तो इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, इनकी डेंसिटी होती है लो, यानी कि आप इनको नॉर्मल नाइफ से भी काट सकते हो। तो आपसे पूछेंगे वो क्वेश्चन में कि भाई बताओ आप सोडियम पोटेशियम को नाइफ से कट क्यों कर सकते हो? क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए आप इनको
इजीली कट कर सकते हो। अब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि जब आप मेटल की रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ में मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो वो नेचर में होते हैं बेसिक या फिर एम्फोटेरिक। ठीक है, तो बेसिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक होंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में एम्फोटेरिक होता क्या है। ठीक है, समझो अपनी चीज, मेनी मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। बोल रखा है बहुत सारे मेटल होते हैं जो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं रिएक्शन के टाइम पे। ये वाली रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे। अगली चीज, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं नेचर में। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं वो जब रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाएंगे बेटा, वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन हमने कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि शेयरिंग करेंगे। समझ के इतनी बात। मेरे को बस 1 मिनट दो पानी पीने के लिए। समझो भाई, अगला नॉन मेटल समझते हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों के तीनों स्टेट में होते हैं। सबसे पहली चीज बोल रखी है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में होता है और आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये नॉन डक्टाइल होते हैं और ये नॉन मेलेबल होते हैं, यानी कि अगर आप इनको पीटोगे किसी हैमर से तो टूट जाएंगे। ठीक है, अगर किसी डक्टाइल भी नहीं होते, ये नॉन सोनरस होते हैं एंड नॉन लस्ट्रस होते हैं। कैसे होते हैं, सोनरस नहीं होते, लस्ट्रस भी नहीं होते। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वो कैसे होते हैं भाई, शाइनी होते हैं। साथ में जो डायमंड है वो भी क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन की तो फॉर्म में डायमंड हमने पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वो भी कैसा होता है, बहुत ज्यादा शाइनी होता है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको ये सब कुछ पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, बस यहाँ पे रिवीजन चल रही है। ठीक है, हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है। इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते, यानी कि रिएक्शन शो नहीं करते। अगली चीज कैसे बॉन्ड बनाते हैं भाई, ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ गए उतनी बात, आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, देखो चैप्टर्स में ना जितने भी आपके केमिस्ट्री के चैप्टर है उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है और बच्चे उनमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं। तो पूरी एक ही जगह पे लिख दी है ताकि आप एक बार में पढ़ो और सारा क्लियर हो जाए। तो पहले रिएक्शन विद एयर, फिर रिएक्शन विद वाटर, उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद अदर मेटल्स, चारों की चारों चीजें साथ में है। शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, तो जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा आपका मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। इस रिएक्शन को आपको साथ साथ में लिखना भी है कि मेटल ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। एक बात समझो बेटा, एक लाइन ऊपर लिखी हुई है, क्या लिखा है, मेटल कैन ईदर बर्न, या तो मेटल बर्न कर जाएंगे या फिर मेटल रिएक्ट कर जाएंगे, और हो सकता है कि मेटल रिएक्ट ना करे एयर के साथ में। समझ गए बात। जैसे कि भाई कुछ मेटल्स होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वो रिएक्शन शो नहीं करते। प्लेटिनम हो गया, वो रिएक्शन शो नहीं करते, इसलिए तो वो इतने महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी ज्वेलरीज हम बना सकते हैं। ठीक है, अगली चीज, सम मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम आर कैप्ड इमर्स्ड। ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत बार आया है। वो पूछते हैं कि भाई सोडियम को, पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों दबा के रखते हैं, गिव रीजन का आता है ये। ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर आप इनको एयर के प्रेजेंस में या वाटर के प्रेजेंस में छोड़ दोगे तो ये रिएक्शन कर देंगे और वहां पे ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या करते हो आप, इसको केरोसिन के अंदर क्या करके रखते हो, डुबा के रखते हो। मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड। बोल रखा है कौन कौन से मेटल, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड रिएक्ट करते हैं स्लोली विद एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, यानी धीरे धीरे इनमें रिएक्शन होती है और इनके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई। अगली चीज, मैग्नीशियम कैन बर्न इन एयर। मैग्नीशियम जो है वो एयर में बर्न कर सकता है बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। देखो बर्न तो कर सकता है लेकिन कंबाइन हो जाता है और क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड बना देता है। अगली चीज, Fe एंड CO, Fe आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इन एयर। ये बर्न नहीं करते, बस इनके ऊपर क्या हो जाती है, एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। अगर जो सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड की बात करूं तो ये रिएक्शन ही शो नहीं करते। अब समझो भाई, मेटल ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, लेकिन इसके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं। देखो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया, क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। आपने आयरन को कराया ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। समझ के बाद अगली चीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी टिक करोगे, क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो भाई ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ में भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दीज आर मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड है जो दोनों के साथ में रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ में भी और बेस के साथ में भी, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे। एग्जांपल क्या है इनका, ZnO एंड Al2O3। और जब भी ये लिखोगे तो साथ में ये वाली रिएक्शंस भी लिख के आओगे। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन लिखी हुई है,
कोई दिक्कत इतने में। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा रिएक्शन विद एयर पूरा। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। समझो भाई रिएक्शन विद वाटर में तो मेटल रिएक्ट विद वाटर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर जाएंगे, कुछ होंगे जो कम रिएक्टिव होंगे तो वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ होंगे जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से ही रिएक्शन करेंगे। समझे बात? ये तीनों चीजें भी आपको याद होनी चाहिए भाई, पेपर में ये भी पूछ ली जाती है। तो समझो कुछ होंगे जो कोल्ड वाटर से करेंगे, कौन होंगे वो? तो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कुछ हॉट वाटर से करेंगे जैसे कि मैग्नीशियम। कुछ होंगे जो सिर्फ स्टीम से करेंगे, Fe एंड एल्युमिनियम। समझ के बाद ये सारे के सारे एग्जांपल थे कि मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और कब करता है, कैसी कंडीशंस चाहिए। अब देखो जब मेटल की और वाटर की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज। जैसे कि अब यहाँ पे जो स्केलेटल रिएक्शन लिखी हुई है उसी के एग्जांपल दिए हैं। देखो जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम की रिएक्शन आपने वाटर से करा दी तो क्या बन रहा है बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस जो आपकी रिलीज हो रही है। आपने कैल्शियम की रिएक्शन कराई वाटर के साथ में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। अगर चीज मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई आपने वाटर के साथ में तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। अगली बात समझो बेटा, मैंने इन दोनों के ऊपर बॉक्स बनाया हुआ है। क्यों बनाया है? इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में जो मेटल होते हैं वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे बबल्स बन जाते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स बन जाते हैं जो कि उसके सरफेस से जाके चिपक जाते हैं और वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन कौन? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। समझ गए बात? आगे चीज देखो भाई, यहाँ पे रिएक्शन लिखी है क्या, एल्युमिनियम को वाटर के साथ में रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। FeO कराया तो क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। समझ गए बात? ये दोनों के दोनों देखो बहुत छोटा सा एक ही पेज में सारी रिएक्शन लिख दी है। आप चाहो तो इसको और बस रिएक्शंस लिख के और जो जो मैंने बोला कि ये क्वेश्चंस आते हैं उनको लिख लेना और उनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? आगे चलते हैं। अब है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन। तो मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। बहुत सारे मेटल्स हैं जो क्या करते हैं? डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं और साथ में डाइल्यूट H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। समझ में आ गई बात? अब स्केलेटन रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। क्या है वो? मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसकी रिएक्शन समझते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है, उसको आपने एसिड के साथ में रिएक्शन कराया और क्या बन गया? MgCl2 और हाइड्रोजन रिलीज आउट हो गया। एल्युमिनियम की सेम रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? AlCl3 और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गया। भाई देखो जब हम लॉन्ग लेक्चर में पढ़ते हैं तो हम वहां पे देखते हैं बैलेंसिंग हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है तो हम सिर्फ रिएक्शंस देख रहे हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि रैपिड रिवीजन देखोगे तो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। देखो दोनों में डिफरेंस है। जब आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो आपके पास बहुत टाइम होता है, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम ही नहीं है, 1 महीना भी नहीं है अब तो, ठीक है। 5th डे है नहीं आज, तो आपके पास 1 महीना भी नहीं है। समझे बात? अब होगा क्या? टाइम नहीं है तो जितनी चीजें मिल रही है ना, जितना कम से कम है उसको ही बस पूरा याद कर लो। ये नहीं जरूरी है कि आप 10 अलग अलग जगह से पढ़ो, बस एक जगह से पढ़ लो, किसी भी जगह से। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी एक जगह से पढ़ो, नहीं मुझसे पढ़ो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बस किसी भी जगह से उठा के रैपिड रिवीजन या फिर वन शॉट वीडियो कुछ भी उठा के देख लो एक बार, उसके बाद एक बुक उठाओ, PYQ सॉल्व कर दो और खत्म कर दो उस चैप्टर को। समझ गई बात? और नहीं समझ में आता तो लॉन्ग लेक्चर की हेल्प ले लो या फिर भाई जो भी आपके आसपास टीचर है उनसे पूछ लो आप। समझे? अब समझो कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो कॉपर, मरकरी और जो सिल्वर है वो रिएक्शन नहीं करते किसके साथ में? एसिड के साथ में। अब समझो ये ना बहुत छोटी छोटी लाइंस लिखी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रही हूँ कि देखने में लग रहा है इतना छोटा सा जो लिखा है, लेकिन जैसे वो गिव रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, 5 नंबर का होगा लेकिन अलग अलग पॉइंट्स होंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक चीज को याद कर लेना, ठीक है। अब देखो विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जब भी आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हो तो एज मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेस ऑक्सीडाइज टू वाटर। यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, वो ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन जाती है। लेकिन 2 एक्सेप्शन है, कौन कौन से? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। यानी कि मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ में कराओगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, लेकिन बाकी सारे केसेस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। समझ के बाद अगली चीज समझते हैं। अगला बेटा एक्वेरेजिया। समझो एक्वेरेजिया क्या होता है?
अब देखो होता क्या है कि जो आपने गोल्ड की सिल्वर की ज्वेलरीज पहनी होती है, आर्टिकल्स होते हैं, उनमें ना कभी कभी वो काली पड़ जाते हैं, जैसे पायल होती है वो काली पड़ जाती है, तो उसको साफ कराना पड़ता है। तो कैसे साफ करते हो? देखो हमारे घर में मम्मियाँ तो नॉर्मली खुद से साफ कर लेती हैं उसको, लेकिन अगर आप सुनार के पास जाओगे उसको सही कराने के लिए, तो एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करेगा और वो साफ हो जाएगी, ठीक है। और उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वेरेजिया। लेकिन फिर मम्मी क्यों नहीं कराती है उसे साफ? तो मम्मी इसलिए नहीं कराती क्योंकि उसका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, और वेट मैटर करता है, ठीक है। हमारी मम्मी के लिए जो वेट है वो मैटर करता है, वो बोलते हैं भैया हम खुद साफ कर लेंगे, हम नहीं कराएंगे बाहर, समझ गए। तो एक्वेरेजिया क्या है? वो सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, पहला होता है क्या बेटा? HCl, और दूसरा होता है क्या? नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड होता है किस रेशियो में होता है? 3:1 में होता है, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर वगैरह जो भी साफ करना होता है तो उसके लिए यूज होता है ये, समझ गए वो बात। अब एक लास्ट रिएक्शन विद अदर मेटल कंपोनेंट, अगर दूसरे मेटल्स होंगे तो उनके साथ में रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा? अब समझो, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था वो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, अब बोलो कब पढ़ाया था बेटा? एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो, उसमें ट्रिक भी बताई थी, याद है? तो उसमें समझाया था। अब समझ लेते हैं, चलो। तो मेटल ए है आपके पास में, और क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन में मेटल बी का, तो क्या हो जाएगा? जो बी वाला है वो ए की जगह आ जाएगा, ए वाला बी की जगह। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव, एक होता है कम रिएक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को हटा देगा उसकी जगह से, और उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, समझे बेटा? देखो अगर हम ऐसे लाइफ की बात करें तो हम किसी को देख के बता देंगे, ओ भाई ये तो ना थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, या फिर ये ना पावरफुल नहीं है ना, किसी को देख के बता दोगे। लेकिन ऐसे कैसे देख के बताओगे? तो उसके लिए हमने क्या बनाई? एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई बेटा। क्या बनाई? एक रिएक्टिविटी सीरीज। और इस रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन जो है वो कम रिएक्टिव है। तो बेटा जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? कम रिएक्टिव है। तो पता कैसे चलेगा? तो भाई देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको ऐसे कैसे याद करनी होती है। पहली बात तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, नीचे की तरफ आओगे तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप। अगर आप नीचे जा रहे हो तो रिएक्टिविटी कम हो रही है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। अब कहने का मतलब ये है, देखो बीच में ना हाइड्रोजन है, क्या बीच में? हाइड्रोजन को हमेशा एक अलग से ऐसे बॉक्स में रख लो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे वाले कम रिएक्टिव। अब बेटा होगा क्या? मान लो अगर एक रिएक्शन में Fe है और कॉपर दोनों है, तो Fe के पास इतनी पावर है कि वो कॉपर को उसकी जगह से हटा सकता है, समझ गए। लेकिन कॉपर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो Fe को या फिर Zn को उसकी जगह से हटा दे, समझ गए। तो इससे आपको पता चल जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। अब बोल रखा है मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव वालों को, ठीक है। मेटल सॉल्यूशन से इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है Cu + AgNO3, ठीक है। अब कॉपर है और क्या है? Ag है। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये रहा कॉपर और ये रहा Ag। बेटा कौन सा ऊपर है? कॉपर ऊपर है, यानी कि रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और Ag क्या है? नीचे, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो कम होगी। यानी कि कॉपर के पास पावर है कि वो Ag को हटा सकता है। तो बेटा कॉपर ने क्या किया? Ag को हटाया, यहाँ से धक्का दे दिया, निकाल दिया बाहर, और उसकी जगह पे जाके बैठ गया। समझ के बाद ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव था। अब आगे समझते हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या नाम है इसका? अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। अब देखो समझते हैं, इसमें से बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन जो पेपर में आती है। सबसे पहले मिनरल आ जाती है, और आ जाती है, एंड साथ में क्या आती है? गैंग की भी आ जाती है डेफिनेशन पेपर में। समझो, मिनरल कंपाउंड ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। भाई अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो भी मेटल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? मिनरल्स बोल देंगे, ठीक है। अब देखो और, तो और क्या है? और जो है वो भी मिनरल्स ही होते हैं, बस उनको निकालने में आपको प्रॉफिट होना चाहिए। समझो कैसे? मान लो आपको पता चला कि किसी एक जगह पे ना कहीं पे ना अगर आप माइनिंग करोगे तो वहां से आपको सोना मिलेगा। आप गए, आपने 1 महीना लगाया, आपने मशीन्स लगाई, लेबर लगाई, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, और आपको सिर्फ इतना सा सोना मिला। तो आपका फायदा हुआ या फिर आपका नुकसान हुआ? नुकसान हो गया ना आपका। तो वो और नहीं है, और वो है जिससे आपको प्रॉफिट हो। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो और है। समझ के बाद यहाँ पे लिखा है मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली ऑब्टेन। इकोनॉमिकली पैसा आना चाहिए भाई, अगर पैसा नहीं आएगा तो मतलब वो और नहीं है। अब समझो अगली चीज, सल्फाइड और, कार्बोनेट और, ऑक्साइड और, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं वो और नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सबसे ही हमें प्रॉफिट हो। लेकिन और की डेफिनेशन में प्रॉफिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए। समझो अगली चीज, मेटल्स एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। भाई रिएक्टिविटी सीरीज भी पीछे देखी थी, जो उसके बॉटम में नीचे वाले होंगे, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एंड कॉपर, ये सारे जो होंगे ये होते हैं फ्री स्टेट में। भाई फ्री स्टेट का मतलब है कि रिएक्शन शो नहीं करते। अब जब कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा
तो फ्री स्टेट में रहेगा, किसी के साथ में कंबाइन नहीं रहेगा। लेकिन क्या आपने देखा है कि चांदी के ऊपर एक काली काली सी कोटिंग चढ़ जाती है? देखिए ना, यानी कि वो तो रिएक्शन करती है। भाई सोने को तो आप पहन के रखो, नहीं मैं फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ कि सोने को आप पहन के रखो लेकिन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चांदी तो काली पड़ जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला बट कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो अकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर, कि जो कॉपर है वो सल्फाइड ओर में मिल सकता है एंड जो सिल्वर है वो ऑक्साइड ओर में भी मिल सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन कर लेते हैं कभी कभी। समझ गए? अगली चीज, मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो बीच वाले होंगे जैसे कि Zn, Fe एंड Pb अकर मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर। किस किस में मिलते हैं? ऑक्साइड में, सल्फाइड में या फिर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये तो हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। इनको बस मौका चाहिए रिएक्शन करने का, ही तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। समझ गए? तो ये कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं। जो सबसे नीचे वाले होते हैं वो फ्री स्टेट में, जो बीच वाले होते हैं वो भी उसमें कंबाइंड में, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे ऊपर वाले हैं, वो हमेशा कंबाइंड में मिलते हैं। समझ गए? अगला है क्या? गैंगो। इसको कुछ बच्चे गैंगो बोलते हैं, कुछ गैंग बोलते हैं। जो बोलना है बोलो, स्पेलिंग याद होनी चाहिए बस, ठीक है, और पता होना चाहिए क्या होता है। तो ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि सॉइल, सैंड, ठीक है, ये सब इनको हम क्या बोल देते हैं? गैंग बोल देते हैं। समझ के बाद अगली चीज समझते हैं मेटलर्जी। तो भाई मेटलर्जी का मतलब होता है क्या? मेटलर्जी का मतलब होता है स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। किसी भी ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब समझो अगली चीज। 3 स्टेप होते हैं। पहले एनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या बेटा? पहला एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर देना, ठीक है, ताकि आपको ओर मिल जाए। एनरिचमेंट ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बढ़ जाए। अगली चीज, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर। अब जो एनरिच्ड ओर है, कंसंट्रेटेड ओर है, उसमें से क्या निकालना है? आपको मेटल निकालना है। मेटल की उसके बाद में करनी है इंप्योरिटी को अलग करना है और प्योर मेटल को अलग निकाल लेना है। ये 3 प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। ठीक है, समझा गए? अब बोल रहे हैं ऑब्टेनिंग मेटल। भाई ये डबल हो गया, चलो कोई नहीं, समझते हैं। ऑब्टेनिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं वो कैसे ऑब्टेन करोगे? तो दीज मेटल कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द ओर। अगर मैं आपको ओर को बस हीट करना है, क्या करना है भाई? हीट करना है, आपको मिल जाएगा। देखो मरकरी फ्रॉम किनाबार। देखो किनाबार जो होता है वो क्या होता है? HgS, यानी कि मरकरी के लिए जब वर्ड यूज होगा हमेशा वो क्या होगा? देखो कुछ बच्चे इसको भी भाई किनाबार बोलते हैं या फिर सिनाबार, जो भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो भाई सल्फाइड है आपके पास में, आपने उसको हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड में। फिर आपको मेटल मिल जाएगा और फिर आप उसकी रिफाइनिंग कर दोगे। और इन सारे प्रोसेस में आप एक ही चीज कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो और हीट कर रहे हो। अभी ट्रायंगल्स क्या है? ये हीट दिखा रहे हैं, हीट को शो करते हैं। ठीक है, देखो सल्फाइड बोला था तो मरकरिक सल्फेट ले लिया, HgS, हीट किया, क्या बन गया? मरकरी ऑक्साइड बन गया। फिर हीट किया तो मरकरी बन गया और फिर आपको प्योर मरकरी चाहिए तो अभी आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। समझ गए बात? ठीक है, ये स्केलेटल रिएक्शन थी और ये आपकी असली वाली रिएक्शन थी जो आपको लिखनी है पेपर में। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। तो अगर आपको कॉपर चाहिए किससे? कॉपर सल्फाइड से, तो भी आप हीट करोगे। देखो कैसे करोगे? आपके पास में कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसको हीट करते हो। क्या करते हो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हो, आपको मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। समझ गए? अब आपको कॉपर ऑक्साइड नहीं चाहिए, आपको कॉपर चाहिए, तो आप लोगे दोबारा से कॉपर ऑक्साइड को और उसकी रिएक्शन कराओगे कॉपर सल्फेट के साथ में, फिर हीट करोगे, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएगी। समझ गए इतनी बातें? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जो आपको याद होनी ही चाहिए। कैसे भी करो, बस याद करो। समझ गए? कैसे भी क्या लिख लिख के याद करोगे, हो ही जाएगी। 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो बीच में है, मिडल में है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आपको? तो मेटल ओर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर से ऑब्टेन करना बहुत इजी होता है, इसलिए पहले आप किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हो। कैसे करोगे? हीट करके। ठीक है, जैसे देखो मेटल ओर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर। अगर आप मेटल ओर को क्या करते हो? हीट करते हो, बहुत स्ट्रांगली हीट करते हो, और किसके प्रेजेंस में? एक्सेस ऑफ एयर में। जब बहुत ज्यादा एयर है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। सेम चीज मेटल ओर हीटेड स्ट्रांगली लेकिन किसमें? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। आपके पेपर में ये भी आ सकता है, डिफाइन रोस्टिंग एंड डिफाइन कैल्सिनेशन। आप ये रिएक्शंस भी लिखोगे साथ में। समझ के बाद जिसमें एक्सेस ऑफ एयर हो, जिसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो भाई आपके पास में यहाँ पे जिंक सल्फेट था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, हीट कराई और क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड और फिर सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है?
जिंक कार्बोनेट आपके पास में हीट कराया आपने, जिंक ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब आप बोलो लेकिन मैम जिंक ऑक्साइड मिला है, जिंक नहीं मिला, क्या करें? तो बेटा दोबारा हीट कर दो, जिंक मिल जाएगा। समझ गए? आगे समझो। यूजिंग कोक, क्या करोगे, कैसे करोगे हीट? तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोक। कोक क्या, वो कोक जो पीते हो, अभी तो खैर ठंड है, ठीक है। तो कोक क्या है? कोक है कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। कार्बन के एक फॉर्म को क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं, जो कि यूज होता है किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह यूज होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रेड पैलेट दिख नहीं रहा ना इतनी देर से, तो किसी तरह यूज होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ये रहा आपका जिंक ऑक्साइड, कार्बन के प्रेजेंस में, कोक के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो गई। अगली चीज यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप क्या यूज कर सकते हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी समझाया था ना, एक रिएक्टिविटी सीरीज थी, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले को इजीली डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह से उसको हटा देगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ में रिएक्शन करा रहे हो तो भाई क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अगली चीज Fe2O3 है, एल्युमिनियम के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है? 2Fe और Al2O3। कोई दिक्कत? अब ये समझो, यहाँ पे जो आपको 2Fe मिलता है ये मोल्टन स्टेट में मिलता है। किसमें मिलता है बेटा? मोल्टन स्टेट में। और इसको आप यूज करते हो किसमें? रेलवे ट्रैक्स वगैरह को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज करते हो। एक सेकंड रुको, इसको नोट करो जब तक। चलो भाई आगे बढ़े। देखो अब है क्या? एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ऊपर है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इनके पास ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जोड़ सकते हैं इजीली। तो क्या कर दोगे? देखो, आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या करोगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू इनको आप ऑब्टेन करोगे। अब जैसे यहाँ पे NaCl है, ठीक है, इसको हीट करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, सॉरी हीट नहीं इलेक्ट्रिसिटी, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। समझ के बाद अब समझो भाई, एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे सॉल्यूशन में से तो मेटल गेट डिपोजिट एट द कैथोड। जो मेटल होगा वो कैथोड पे चिपक जाएगा एंड जो नॉन मेटल होगा वो एनोड पे। मैं इस चीज को समझाना चाहूंगी आपको, इधर देखो फटाफट। दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था आधे घंटे पहले, तो उस टाइम पे मैंने बोला था मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? लेते हैं। अब एक बात समझो, जो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, जो अपना नेगेटिव चार्ज दे देगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो ये मेटल्स जो होते हैं कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव। अगली बात समझो, नॉन मेटल जिन्होंने नेगेटिव चार्ज ले लिया वो कैसे हो जाएंगे बेटा? ये हो जाएंगे नेगेटिव। अब एक बात समझो, यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हैं, एक दिया कैथोड और एक दिया है एनोड। अब ये कैसे याद रखें? तो बेटा देखो, बस ऐसे याद रखना कि सुना होगा तुमने शायद, ठीक है, सबका नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ नहीं, कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है ना तो हम बोलते हैं कि भाई अब नहीं जाएंगे सर रास्ते से, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ तो नेगेटिव होने वाला है। तो बेटा यहाँ पे लिखा है कैथोड में मतलब नेगेटिव, ऐसे याद रखो, और एनोड मतलब पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? तो कैथोड मतलब नेगेटिव एंड एनोड मतलब पॉजिटिव। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि जो मेटल होगा वो डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पे, क्योंकि जो मेटल है वो पॉजिटिव है और जो कैथोड है वो नेगेटिव है, और हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। पढ़ाई ना बचपन से सुन रहे हो ना, तो इसलिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा। एंड जो नॉन मेटल होगा वो एनोड पे चला जाएगा, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो नेगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास समझ में आ गई ना तो आप कमेंट में लिख देना कि ये बात हमें समझ में आ गई एकदम, कैथोड, एनोड, मेटल, नॉन मेटल, क्यों कौन किस पे जाके चिपकता है, सब समझ में आ गया है। ठीक है, अगली चीज समझते हैं भाई। तो कैथोड पे क्या है? Na पॉजिटिव। अब बेटा Na पॉजिटिव का मतलब क्या है कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन जाएगा ये? Na, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, Cl नेगेटिव है, इसमें क्या हो रहा है? Cl2 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो मैम यहाँ पर 2 क्यों आया? बेटा बैलेंसिंग करने के लिए। ठीक है, आगे समझते हैं।
यहाँ पे बोल रखा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को रिफाइन करने के क्या प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में बात कर रखी है। तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आपको जो ओर मिला है, जो मेटल मिला है, उसमें भी तो कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, कॉपर इज ऑब्टेन यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं, कॉपर ऑब्टेन करते हैं। फॉलोइंग आर प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। अब समझते हैं बेटा ये वाला पूरा प्रोसेस, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ गए? समझते हैं। एनोड स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर, जो एनोड होगा उस पे क्या आएगा, इम्प्योर कॉपर आएगा। कैथोड पे क्या आएगा बेटा, प्योर कॉपर आएगा। सॉल्यूशन जो होता है वो किसका होता है, यहाँ पे होता है कॉपर सल्फेट और कुछ अमाउंट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या क्या होता है, कॉपर सल्फेट और कुछ अमाउंट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, जो ये भरा हुआ दिख रहा है ना बेटा, ब्लू ब्लू सा पूरा, ये है। फ्रॉम एनोड कॉपर आयन आर रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपोजिट एट द कैथोड। बोल रखा है जितना एनोड से निकलता है उतना ही कैथोड पे चिपक जाता है। देखो बेटा, ये एनोड है, एनोड में से कॉपर निकल रहा है और जाके चिपक रहा है वो किस पे, कैथोड पे। जितना अमाउंट में निकल रहा है उतने अमाउंट पे चिपकते जा रहा है। लास्ट में यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसे इंप्योरिटी दिख रही होगी, इसको बोलते हैं इंप्योरिटीज, और ये एनोड मड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड। कभी कभी पेपर में आपसे बोलते हैं, डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे लेबलिंग करो। ठीक है, तो बता देना एनोड मड, टैंक, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एनोड, कैथोड, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। समझ के बाद ये लाइन लिखी है। तो बोल रखा है इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज कंटेनिंग सिल्वर एंड गोल्ड गेट डिपोजिट एट द बॉटम एट द एनोड। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोल देते हैं। लास्ट टॉपिक है बेटा कोरोजन। देखो कोरोजन क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको कोरोजन पता ही होगा। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल सरफेस का क्या हो जाना, खराब हो जाना। एसिड की वजह से, बेस की वजह से, किसी भी चीज की वजह से बस खराब हो जाना कोरोजन होता है। ठीक है, आप समझो यहाँ पे, तो मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर, एसिड, मॉइस्ट एयर। ठीक है, कुछ भी किसी भी चीज से खराब हो जाना क्या होता है, कोरोजन होता है। अब बोल रखा है कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर जो होता है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर जाता है एयर में, और इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। समझ के बाद अब अगर हम आयरन की बात करें तो उस पर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, और रस्टिंग हमें बहुत बचपन से पता है, जंग लग जाना। ठीक है, अगली चीज प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कैसे बचाओगे, तो रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हो आप पेंट करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके एंड गैल्वेनाइजिंग करके। समझो, जैसे पुराने टाइम का, बहुत पुराने टाइम के जो बक्से वगैरह चलते थे पहले के टाइम पे, उनको बचाने के लिए या तो आप उनके ऊपर पेंट कर देते हो, ठीक है, दिवाली होली पे पेंट कर देते हो, ऑयलिंग कर देते हो, ग्रीस लगा देते हो, या फिर गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप एक मेटल की सरफेस के ऊपर एक दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हो ताकि उसके साथ में रिएक्शन हो कि वो खराब हो, लेकिन जो प्योर अंदर वाला मेटल है वो खराब ना हो। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे वैसे गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अब समझते हैं बेटा कि एलॉय क्या होता है। तो बेटा अगर मेटल के साथ में कोई दूसरा मेटल या फिर मेटल के साथ में कोई दूसरा नॉन मेटल मिला दे तो बनता है एलॉय। समझ गए बात? अभी रिसेंटली कुछ दिनों की बात है, कुछ बच्चे 10th क्लास के बैठ के पढ़ रहे थे, ऐसे मैं कुछ काम कर रही थी, तो उन्होंने बोला था कि क्या बोला था, ऐसा कुछ बोला था कि ये जो है ब्रास और ब्रॉन्ज, हाँ ये कौन से मेटल्स हैं, हमने तो इनके बारे में कभी सुना ही नहीं है, ये एलॉय है। समझे क्या है, ये मेटल्स नहीं है, ये नॉन मेटल्स नहीं है, ये एलॉय है। यानी कि जब आप मेटल को या फिर मेटल को नॉन मेटल को मिलाते हो तो बनते हैं एलॉय। समझ गए? और ये बहुत अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं। देखो, दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल, या तो मेटल मेटल या फिर मेटल विद नॉन मेटल। समझ के बाद स्टेनलेस स्टील, जो आपकी रेलिंग पे जो वो लगी होती है, लोहे की स्टील की जो वो होती है, वो कैसी किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ठीक है, ताकि उस पर रस्टिंग ना लगे। अगली चीज वो रखे अदर मेटल टू मेक अमलगम। ब्रास इसका एलॉय होता है कॉपर एंड जिंक। जब कॉपर और जिंक को मिलाते हो कुछ अमाउंट में तो क्या बनता है, ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज मेटल होता है, ब्रॉन्ज मेटल तो वो एक अलग मेटल नहीं है, वो क्या एलॉय है, किसका, कॉपर का एंड टिन का। समझ के बाद ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। यानी कि जो प्योर मेटल है उनसे कम है इनकी क्या, मेल्टिंग पॉइंट, और साथ में क्या कम है इनकी, जो आपकी कंडक्टिविटी होती है। समझ के बाद तो ये आपका चैप्टर था। हम 5 चैप्टर आज खत्म कर चुके हैं पूरे। सबसे पहले हमने क्या किया था, लाइफ प्रोसेस किया था, बहुत अच्छे से किया था, सबको समझ आया था। उसके बाद में हमने किया था केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, उसके बाद में हमने फिजिक्स किया था, कार्बन कंपाउंड, फिर फिजिक्स किया था, लाइट, फिर उसके बाद में बायो किया था, रिप्रोडक्शन, और फिर आज हमने किया है मेटल नॉन मेटल। यानी कि जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी।
इसी तरीके से 3 कर करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री ऐसे करके जो भी करके बस खत्म कर देंगे अपना चैप्टर। समझिए पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा और बस आपको इस तरीके से पढ़ते रहना है, खुश रहना है, हेल्दी रहना है और बस जय हिंद जय भारत।